जिन ITI स्टूडेंट्स ने अपने कठिन परिश्रम के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में सफलता हासिल की है तथा जिन लोगों ने विशेष रूप से नेशनल लेवल पर फर्स्ट और बाकी पोजीशंस पाई हैं, मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं समझता हूं कि ये स्वाभाविक रूप से इच्छा पैदा होती है कि जो ज्ञान और हुनर आपने प्राप्त किया है वह आपके जीवन में समृद्धि लाए तथा जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के निर्माण के रचनात्मक कार्यों में आपका प्रयास सदैव जारी रहे और उसे सफलता भी मिले। ITI के स्टूडेंट्स के लिए ये पहला दीक्षांत समारोह है। मैं भी ITI के किसी दीक्षांत समारोह में जीवन में पहली बार ही आ रहा हूँ, लेकिन अपने स्किल के द्वारा इंडस्ट्री के विकास और प्रगति में योगदान देने की परंपरा इस देश में ITIs की पुरानी रही है। अनेक दशकों से इंडस्ट्री का एक बड़ा वर्कफोर्स ITI ने ही तैयार किया था और अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में स्थायित्व लाने तथा स्थायी ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। जिस गति से टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ 80 के दशक के बाद, मैं समझता हूं कि आज जो पेस है, प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि कल ये टेक्नोलॉजी रिलेवेंट रहेगी या नहीं रहेगी। किसी एक ट्रेड में सालों तक परिवर्तन एक समय था जब कोई परिवर्तन नहीं होता था। अब टेक्नोलॉजी का ग्रोथ जो है वो लीनियर नहीं है, एक्सपोनेंशियल हो गया है। इंडस्ट्री तभी प्रगति कर पाएगी, समाज की व्यवस्था में उसका अधिक योगदान तभी संभव हो पाएगा जब ITI से निकले स्किल्ड वर्कफोर्स आधुनिक समय की अपेक्षाओं और इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक हुनरमंद भी हों, कुशल भी हों और हमारे संस्थान भी रीस्किलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हों। आज कई इनिशिएटिव्स आपके बीच लॉन्च हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन उद्देश्यों को लेकर के ये नए इनिशिएटिव्स प्रारंभ किए गए हैं उन्हें सफलता मिलेगी। दुनिया के सबसे युवा देश के रूप में हमारी पहचान है और भारत में जो एवरेज एज है, औसत आय है, वो 28 साल है। हमारे पास पूरी संभावना है विश्व की स्किल कैपिटल बनने की। जम्मू कश्मीर में भी लगभग 66% हमारी आबादी युवा है और राष्ट्र की इस उपलब्धि में योगदान देने के लिए जम्मू कश्मीर में भी असीम संभावनाएं उपलब्ध हैं। अपने डेमोग्राफिक एडवांटेज की वजह से जम्मू कश्मीर देश का हाई स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल बनने की पूरी क्षमता रखता है। इस संभावना को हकीकत में बदलने के लिए ये जो संस्थान है हमारे ITI जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस या पॉलिटेक्निक, इससे निकले हुए विद्यार्थी ये अहम भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे हमारे ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, को पर्याप्त रूप से आज की इंडस्ट्रियल मांग के अनुरूप नौजवानों को स्किल, रीस्किल और अप स्किल करना ये समय की ज़रूरत है। हमें ये बराबर ध्यान रखना होगा कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस स्किल इकोसिस्टम के बैकबोन हैं। मैं एक घटना का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। एक तो मुझे लगता है कि हमको गैप एनालिसिस जल्दी से जल्दी करके, और केवल जम्मू कश्मीर के हिसाब से नहीं, देश के कुछ राज्यों ने इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है। इस 15 साल बाद हमने अपना करिकुलम रिवाइज किया, ये बड़ी खुशी की बात है। तो इस काम को हमें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। हमारे प्रशासन में और भी डिपार्टमेंट हैं जो इन कामों में जुड़े हुए हैं।
मुझे लगता है कि चाहे वो मिशन यूथ हो या हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके साथ हमारा कोलैबोरेशन जितना प्रगाढ़ होगा, मैं समझता हूं कि उतना बेहतर परिणाम हम दे पाएंगे। अब 12,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं हर साल, तो 12,000 जा कहाँ रहे हैं, क्या हमारे पास इसकी फिगर है? मैं किसी काम को अच्छा और किसी को बुरा नहीं मानता हूँ। ये सब आज के आधुनिक युग के जो टर्म्स हैं, मुझे लगता है कि काम जो भी है वो बड़ा सम्मानजनक है। ज़रूरत है कि उसे कैसे हम करते हैं। तो इन 12,000 बच्चों को क्या हम ऐसा इंतज़ाम कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि इस 12,000 में कोई ऐसा ना हो जो बेरोजगार रहे। ये हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बैक टू विलेज 4 और माई टाउन माई प्राइड में जो 2 प्रमुख काम थे कि हर पंचायत से 15 यूथ को आइडेंटिफाई करना, जिन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम एम्पावर करेंगे, उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे। और दूसरा उसमें एक लक्ष्य भी था कि हर पंचायत से एक सीमित संख्या में यूथ को आइडेंटिफाई करके उनकी स्किलिंग करना। तो वो काम हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कब तक उसे हम पूरा कर सकेंगे, क्योंकि आपका ही डिपार्टमेंट इस काम को करेगा, उसकी एक योजना बनाना। अब टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 2 सेंटर बने। मुझे आपसे अपेक्षा ये होगी कि महीने 2 महीने में पहले हम उसी को इवेलुएट करें। इतना पैसा लगाने के बाद, मैं 1 साल पहले भटनागर साहब थे, एक प्रस्ताव आया था कि टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से और भी इंस्टीट्यूशंस में वो सेंटर खोले जाए, और एनालिसिस में जो बातें उभर करके आई वो बहुत उत्साहजनक नहीं थी। वहाँ जो बच्चे जा रहे हैं वो बीटेक और एमटेक करके जा रहे हैं। जितने बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं उसमें कितने लोग अच्छी जगहों पर काम कर रहे हैं, ये हमारी, मुझे लगता है कि दृष्टि में होना चाहिए। क्योंकि सामान्य रूप से बीटेक की डिग्री ही स्वयं में पर्याप्त है ठीक ठाक नौकरी के लिए। लेकिन अब मैं वो अमाउंट नहीं शेयर करना चाहता हूँ, आप उसको समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात हमें इंस्टीट्यूशंस हमने खड़ा कर दिए हैं, उस इंस्टीट्यूशंस का लाभ यहाँ के नौजवानों को मिल रहा है कि नहीं, और हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है कहीं तो कहीं हमें अकाउंटेबल होना होगा कि उस इन्वेस्टमेंट से कितने लोगों के जीवन को हम बदल सकें। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज यहाँ आई हैं, काम कर रही हैं। मेरा एक अनुरोध ये होगा कि उनसे सीधा संपर्क रखना और एक ITI, एक इंडस्ट्री ले, और केवल वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ट्रेनिंग नहीं, बल्कि उस इंडस्ट्री में यहीं के पढ़े हुए लड़के नौकरी पाएंगे, ये भी सुनिश्चित करना। उसमें जो प्रशासन को करना होगा वो प्रशासन करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्टार्टअप का पोर्टल और भी जगह इंडस्ट्री ने भी उसके काम को प्रारंभ किया, नई स्टार्टअप पॉलिसी लेके आए। मुझे लगता है कि ये साइलोज के बजाय कैसे हम एक साथ कोलैबोरेट करके, क्योंकि सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा मतलब सब कुछ जम्मू कश्मीर का है, तो कोई लेफ्ट चले, कोई राइट चले, कोई सेंटर में चले, तो इससे व्यापक परिणाम नहीं मिलता है। तो ये हम भी खुद देखेंगे कि ऐसे लोग एक साथ मिल कर के इस काम को आगे बढ़ावें। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री की जो ज़रूरत है उस हिसाब से हम ध्यान दें। कई उपलब्धियां स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हासिल की हैं, मैं उसके लिए उसकी प्रशंसा भी करता हूं, बधाई भी देता हूं। अभी बताया गया कि तो नॉन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अनेक कोर्सेस प्रारंभ किए गए हैं। अब इंडस्ट्री 4.0 ये देश की और समय की और दुनिया की ज़रूरत है, उस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। और इंडस्ट्री 4.0 के लिए अगर ज़रूरत हो तो कुछ ऐसे लोगों को, एक्सपर्ट्स लोगों को हमें लाना होगा जो हमारे लोगों को ट्रेन कर सकें, क्योंकि रीइन्वेंट करना और स्टूडेंट्स की क्षमता पर मुझे कोई संदेह नहीं है। हम
जितना तेज गति से उन्हें आगे बढ़ाएंगे वो निश्चित रूप से बढ़ेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुशंसा के अनुरूप आपने अच्छा प्रयास शुरू किया है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की गाइडलाइन के आधार पर, और AICTE की मदद लेकर के जो काम हुआ है वो निश्चित रूप से है। लेकिन करिकुलम के साथ साथ मल्टी पॉइंट एंट्री और एग्ज़िट, इसका इंतज़ाम कई यूनिवर्सिटीज़ ने हमारे कर लिया है, अधिकांश ने, सब ने कर लिया है। अब स्किल डेवलपमेंट में जितना जल्दी हम करें, क्योंकि उस ट्रेनिंग का क्या मतलब जब उसके लिए उसको पॉइंट ही नहीं मिलेगा। तो NEP इसको परमिट करती है, तो वी शुड स्टार्ट इट एट द अर्लीस्ट। सेंट्रलाइज एकेडमिक मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट सिस्टम की शुरुआत एक अच्छी शुरुआत है। टाइम एकेडमिक एक्टिविटीज़ की मॉनिटरिंग करेगा, एकेडमिक्स के साथियों को सही डिसीजन लेने में सहायता भी करेगा, और स्टूडेंट फीडबैक के माध्यम से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज़ को निश्चित रूप से हम बेहतर बना सकेंगे। एक पुरानी घटना मुझे याद आ रही है, और घटना सच्ची है, वो कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कफोर्स के लिए सबसे पहला सर्विलेंस तथा फीडबैक डिज़ाइन सिस्टम 1791 में जेरेमी बेंथम ने प्रारंभ किया था। इसका नाम था पनोप्टिकॉन। यह एक इनोवेटिव आइडिया था। मशीन की बजाय सुपरवाइज़र को ऐसे ही सेंट्रली लोकेटेड जगह पर रख दिया जाता था, जिससे वह सही लाइटिंग के माध्यम से पूरी फैक्ट्री पर नज़र भी रखता था, और दूसरा उसे कोई देख भी नहीं पाता था। अब उस ज़माने में टेक्नोलॉजी की ये स्थिति नहीं थी, इतनी प्रगति नहीं थी ह्यूमन कैपेबिलिटी को विस्तार देने का। ये एक पॉपुलर माध्यम उस ज़माने में बना था। आज टेक्नोलॉजी की सहज सुलभता से हमें ये अवसर मिला है। जम्मू कश्मीर के 29 पॉलीटेक्निक, 54 ITI द्वारा निकलने वाले हमारे जो भी बच्चे हैं, चाहे वह हेरिटेज क्राफ्ट के कोर्स के हज़ारों युवा ग्रेजुएट्स हों या बाकी ट्रेड से, उनकी कैपेबिलिटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। और देश में 15,000 आज ITs हैं, करीब 10 लाख वर्कफोर्स हिंदुस्तान में हर साल इससे निकल रही है। मुझे लगता है कि ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ITI इंस्टीट्यूशंस मुझे लगता है कि अंडर यूटिलाइज्ड हैं। अब जो आपने बताया कि 12,000 पर कितने बच्चे बैठ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो संख्या बढ़नी चाहिए। अच्छा प्रयास हुआ, आगे बढ़ेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। हमारी प्राथमिकता ITI का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ से जो एंड प्रोडक्ट निकले वो बेहतर हो, ये ज़रा ज़्यादा आवश्यक है। मुझे बताया गया है, और अभी आपने सुना कि 2 मॉडल ITI विकसित किए जा रहे हैं। मॉडर्न ITI की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी क्या हब एंड स्पोक मॉडल में उनके साथ हम जोड़ सकते हैं। अब ये सब ऐसे समाधान हैं जिन पर मुझे लगता है कि न पैसा खर्च करना है, न कोई बहुत मेहनत करनी है। थोड़ा बहुत ध्यान देने से ये सब चीज़ें हो जाएंगी। होलिस्टिक और क्वालिटी ड्रिवन ITI का इकोसिस्टम कैसे बने, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लोकल जॉब मार्केट और इंडस्ट्री से लिंक मैंने बताया ही। डिस्ट्रिक्ट वाइज स्किल्स की डिमांड क्या है? मुझे लगता है कि एक ट्रेडिशनल बहुत सारे रोजगार यहाँ रहे हैं पहले से, कुछ लुप्त हो गए हैं, कुछ फिर से प्रारंभ हो, इसकी कोशिश की जा रही है। तो एक मैपिंग हमें इसकी ज़रूर करनी चाहिए, उसका असेसमेंट करना चाहिए, और उसके मुताबिक फिर मुझे लगता है कि नौजवानों की एस्पिरेशंस को भी ध्यान में रखते हुए हमें कोर्सेज़ की डिज़ाइन करनी चाहिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभी शुरुआती स्टेज में है, आगे बढ़ेगा तो उसके कारण भी ज़रूरतें पूरा होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सौरभ भगत जी और उनकी टीम इस दिशा में ज़रूर विचार करेगी। और स्किल माइग्रेशन का भी एक बड़ा खतरा देश में आज पैदा हुआ है, और हमारे यहाँ भी हुआ है।
इसका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस अगर हम बनाते हैं तो मुझे लगता है कि हमें असेसमेंट में निश्चित रूप से आगे की स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। यहाँ के जो मूल क्षेत्र रहे हैं उनमें भी संभावनाएं बहुत हैं। जिस आधार एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के बाद मुझे लगता है एग्री एंटरप्रेन्योर हमारी उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो उस दृष्टि से हमारे दोनों जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सहयोग से हम और क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी में जम्मू कश्मीर का योगदान अभी भी बहुत कम है। देश के जिस हिस्से में आप जाइए तो नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बड़ी मात्रा में मिलते हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे कम संख्या में मिलते हैं। मुझे लगता है कि वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें विशेष रूप से, और अगर हॉस्पिटैलिटी पर विशेष ध्यान हमने दिया तो टूरिज़्म में जो बूम आ रहा है वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को भी उससे बड़ी मदद मिलेगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी जो बहनें हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, उम्मीद या बाकी हौसला अनेक कार्यक्रमों में, उनके साथ भी हम क्या खुद इस डिपार्टमेंट को जोड़ करके उनके बिजनेस स्केल को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, हमारी इसमें क्या भूमिका हो सकती है। ऐसे अनेक काम हैं जो किए जा सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस डिपार्टमेंट ने एक नए कलेवर में अपने को ढाला है। पवित्र भाव से, कर्तव्य भावना से हम सब इस काम में जुटें तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में, यहाँ के लोगों को रोजगार देने में, विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत बनाने में यह स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काफ़ी सहायता कर सकता है। मैं आज के सभी विद्यार्थी जो जिन्हें सर्टिफिकेट दिया गया, मैं या जो नहीं पाए बैठे हुए, मैं उन सब को हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।